All right, so this is paper 3, post-colonial literature, MA third semester, paper 3, unit 5, summary of Foe. So this is Foe, a novel written by J.M. Coetzee, and this is where the writer has played upon the success of Robinson Crusoe. Yes, the plot is borrowed from Robinson Crusoe. Now, what is in Robinson Crusoe? We have seen Crusoe is a play. It's a story. Sorry, it's a play. Getting it's a novel depicting the story of a castaway, a person who survives a shipwreck. He lands on an island and spends 28 years there, makes his whole kingdom there, happy, growing, building, enjoying, rescuing people. And after 28 years, he get back to his own country. But then he get married, have 3 children. But then again, he wants to relive those beautiful moments, and he comes back to the island and spends 3 more years there. So that is the story, adventurous story of Robinson Crusoe, written by Daniel Defoe when in 1719. And almost after 2 years, this story, Foe, is written by J.M. Coetzee. He is South African author. He uses Coetzee's novel Foe and tells the story of Castaway from Susan Barton's point of view. Robinson Crusoe की स्टोरी में 2 ही मेल्स हैं. There is a female who takes care of his property. She is his friend, but वो नॉवल में कहीं ज्यादा हाईलाइटेड नहीं है. It's a story of 2 men. So जनरली इट इज बिलीव्ड, कुछ राइटर्स का ये मानना है, क्रिटिक्स का, कि क्योंकि रोबिन्सन क्रूसो ने कोई फीमेल कैरेक्टर ऐड नहीं की थी, दैट इज द रीजन कोइजी फाउंड अ फॉल्ट विद दैट एंड ही वांटेड टू राइट इट फ्रॉम अ फीमेल पर्सपेक्टिव, कि अगर वहां उनके साथ एक फीमेल होती तो स्टोरी कैसी होती. तो यहाँ पे इस वजह से द स्टोरी इज टोल्ड फ्रॉम सूजन बार्टन पॉइंट ऑफ व्यू. तो यहाँ पे जो सूजन बार्टन है, शी इज एन एडिशनल कैरेक्टर. So this novel was written in 1986. Who unless the real life author Defoe referred to here by his name. तो रोबिन्सन क्रूसो के ऊपर बिल्ड करी गई है फो, नॉवल जो है फो, और डेनियल डीफो का नाम बदल के इस नॉवल में कर दिया गया डेनियल फो. डेनियल फो राइटर ही है, लेकिन फो का लिटरल मीनिंग जो है, दिस फो, इट मीन्स एनिमी. तो उसको कहीं ना कहीं एनिमी दिखाया गया है कि वो राइटिंग का एनिमी है. ही इज नॉट हेल्पिंग सूजन बार्टन टू express her words, to express her story. So according to New York Times journalist Patrick McGrath, the book's major theme concerns linkage. So according to this journalist, बुक का मेन थीम क्या है? इट्स लिंकेज ऑफ लैंग्वेज एंड पावर, द आइडिया दैट those without voices cease to signify figuratively and literally. मतलब कि जिनकी आवाज नहीं है ना, वो एग्जिस्ट नहीं करते, वो सिग्निफाई करना, वो इम्पोर्टेंस अपनी दिखाना छोड़ देते हैं, उनकी इम्पोर्टेंस खत्म हो जाती है, बंद हो जाती है. तो जिसकी आवाज सुनाई जाएगी वो इम्पोर्टेंट. अब यहाँ रोबिन्सन क्रूसो की आवाज सुनाई दी दुनिया को, ही गॉट इम्पोर्टेंस. चाहे रोबिन्सन क्रूसो एक मनगढ़ंत, सारी कैरेक्टर्स ऐसे ही होते हैं, फिक्शनल होते हैं, तो एक रियल लाइफ इंसिडेंट पे बेस्ड जरूर है वो, बट अदरवाइज इट इज यू कैन से नॉट रियल लाइफ कैरेक्टर. तो ऐसे ही यहाँ पे सूजन बार्टन वॉन्ट्स टू टेल हर स्टोरी. वो अपने फ्रेंड के पास, फो के पास जाती है, डेनियल डीफो के पास, कि मेरी भाई स्टोरी लिख. लेकिन फो कहता है नहीं, तू वो बता, जब तूने अकेले रही तो तू सरवाइव कैसे करी, तेरे
एक्सपीरियंसेस कैसे थे। मुझे सिर्फ वो सनसनीखेज चीजें सुननी है, मुझे दुनिया को वही बताना है, क्योंकि मुझे पता है क्या बिकता है। तो बेसिकली यहाँ पे राइटर्स के ऊपर एक सटायर भी है कि वो दुनिया को लिख के देते हैं जो बिकता है, ना कि वो जो सच है। वो सच की आवाज नहीं बनते। तो एक यहाँ पे ये सटायर जरूर है। तो स्टोरी क्या है अब? Let's begin its summary. So, in the early 18th century, Susan Barton awakens to find herself washed off on the shore of an unknown island. तो सूजन बार्टन जो है वो अपने आप को एक अननोन आइलैंड के ऊपर पाती है। ठीक है, अननोन आइलैंड है और उसको वहां पहुंच जाती है। क्यों? क्योंकि इससे पहले वो कैप्टन की डेड बॉडी के साथ छोटी सी शिप में उसको जितना चला पाई, वो चप्पू चला पाई उतना चला के वो आती है। फिर वो बेहोश हो जाती है। उसको आइलैंड दिखता है, वो ट्राई करती है कि वो वहां तैर के पहुंच जाए, बट तैरते तैरते समुंदर में तैरना आसान नहीं है। वो थक जाती है, अनकॉन्शियस हो जाती है और वहीं पे पानी में रह जाती है। और इधर से फ्राइडे इसको देख लेता है, फ्राइडे अपने साथ ले आता है। So she finds herself on an island when a man of African descent approaches her. Susan fears he's a cannibal intent on killing and eating her. तो उसको लगता है कि ही इज अ कैलिबल इंटेंट ऑन किलिंग एंड ईटिंग हर। तो उसको लगता है ये तो कैलिबन है। कैलिबन्स वो होते हैं, कैलिबन्स यहाँ ऐड किए गए हैं इस नॉवल में, जो ह्यूमैनिटी का वर्स्ट फेस दिखा रहे हैं कि जब इंसान को और कुछ नहीं मिलता, इंसान इंसान को खाता है। राइट? तो कैलिबन ऐसे इंसान है जो इंसान को मारेंगे, इंसान का ही मांस पका के खा जाएंगे। तो व्हेन अ मैन ही अप्रोचेस, तो वो डर जाती है कि ये कैनिबल है, जिसकी क्या इंटेंट है, क्या इच्छा है उसको खा लेना। Rather than causing her harm, the man whose name we learn is Friday carries Susan on his back up the hill. वो उसको अपनी बैक पे उठा के पहाड़ी पे ले जाता है। There Susan meets Friday's companion Crusoe. अब ये ध्यान रखो, ये इस क्रूसो के स्पेलिंग और दूसरे क्रूसो के स्पेलिंग डिफरेंट है। That Crusoe is क्रूसो, ई आना है पीछे। इस क्रूसो में ई नहीं है, नहीं तो कॉपी केस हो जाता इसलिए डिफरेंट का है। सो वो व्हाइट मैन है who speaks English. Though Friday seems to have understood English, he doesn't speak at all. तो फ्राइडे बात नहीं करता, और जो उसका मास्टर, ऐसे लगता है वो मास्टर है क्योंकि वो व्हाइट है, ये ब्लैक है, तो वो इंग्लिश में ही बात करता है। Susan explains to the two men how she ended up on the island. उनको बताती है वो कैसे पहुंची यहाँ पे। She had been in Bahia in South Africa searching for her daughter who had been kidnapped. तो उसकी डॉटर जो किडनैप हो चुकी है वो उसके लिए ढूंढती फिर रही, मतलब उसको ढूंढ रही है। After staying there for 2 years and working as a seamstress, Susan gave up her search and hitched on a ride on a merchant ship heading to England. तो 2 साल तक उसने वेट की अपनी बेटी की वहां पे, लेकिन जब जस्ट सो जब उसको डॉटर नहीं मिलती है, व्हाट शी डज, फिर वो एक शिप में बैठ जाती है जिस शिप ने इंग्लैंड को आना है। शी टेक्स अ शिप which is headed to England. While on the ship, now these are the incidents which Defoe wants to know. She wants to write only these incidents, these and this part. कि whatever has happened there before you landed on the island, मुझे सिर्फ वो बता, उसके ऊपर लिखेंगे, वो बिकेगा, वो तेरी कहानी दुनिया सारी पढ़ेगी। तो वो कहती है कि नहीं, मुझे सिर्फ हम आइलैंड पे कैसे सरवाइव किए हैं, या मेरे से पहले फ्राइडे ने कैसे सरवाइव किया, क्रूसो कैसे सरवाइव करता है, वो बताओ। वो कहता नहीं नहीं, आजकल कौन देखता है ऐसी चीजें, मतलब लोगों का टेस्ट ही नहीं है। तो ही वॉन्ट्स टू नो जस्ट अबाउट दीज years. So while on a ship, she had a sexual relationship with the captain. One day, the ship's crew staged a mutiny. मतलब होता क्या है कि जितना उस शिप का क्रू है वो विद्रोही हो जाता है, killing
their captain and assaulting Susan, और डेफिनेटली जब कैप्टन की उन्होंने उसको मार दिया, तो ये अगर कैप्टन के साथ है, कैप्टन के साथ इसके अच्छे रिलेशन है, तो इसके ऊपर भी मतलब शी इज नॉट ट्रीटेड रिस्पेक्टफुली, टू बी ऑनेस्ट. बस तो दे किल द कैप्टन एंड assault her. After the mutineers have their way with Susan, so once they're done with, they cast her off in a rowboat along with the captain's dead body. After rowing for some time until her hands were covered in blisters, she spotted the island and attempted to swim to it, eventually losing consciousness along the way. तो what happens, जब उसको फेंक दिया जाता है नीचे डेड बॉडी के साथ, और वो चलाते चलाते चप्पू उसके हाथ छालों से भर जाते हैं, उसको आइलैंड दिखता है एंड शी डिसाइड्स कि वो तैर के पहुंच जाएगी, बट रास्ते में वो थक जाती है, अनकॉन्शियस हो जाती है, नहीं पहुंच पाती. अब आइलैंड पे, ये तो पुरानी स्टोरी होगी ना, अब तो वो पहुंच चुका है. फ्राइडे ने उसको कंधे पे उठा के ऊपर ले गया. अब जाके ऑन द आइलैंड क्रूसो एंड फ्राइडे शेयर अ स्मॉल हट. तो यहाँ पे वो एक छोटी सी हट शेयर कर रहे हैं. सबसिस्ट ऑन लिट्यूस एंड फिश. तो खाने को, जैसे रोबिन्सन क्रूसो में उनके पास बहुत वैरायटी है, उनके पास बड़ा कुछ है. रोबिन्सन क्रूसो अपने आप को वो रखने के लिए, मेंटली स्टेबल रखने के लिए मेडिटेट करता है. फ्राइडे को लेसन्स देता है, वो फ्राइडे बोलता है, राइट, उसको लैंग्वेज सिखाता है, क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करता है, क्रिश्चियनिटी के लेसन्स देता है. तो वो वाला फ्राइडे बोलता है, लेकिन ये फ्राइडे बोलता नहीं है, और आगे पता चलेगा क्यों नहीं बोलता ये. तो उसी स्टोरी में चेंजेस करके रोबिन्सन क्रूसो में, और रोबिन्सन क्रूसो की फेमस स्टोरी वही है, वो उसमें भी आई है, जो नोबिता वाला डोरेमोन है, उसमें भी एक जो उसका एपिसोड था दैट वाज डेडिकेटेड टू रोबिन्सन क्रूसो. So they allow Susan to sleep in the hut with them, warning her not to wander off alone. तो कह देते हैं कि भाई तू हमारी हट में हमारे साथ सो सकती है, लेकिन इधर उधर घूमना नहीं है. The island Crusoe claims is inhabited by wild, vicious apes. तो बहुत सारे apes हैं उस island पे. Crusoe struggles to explain how he and Friday ended up on the island, and Susan suspects that the years of isolation have caused him to go mad. तो सूजन को लगता है इतने साल अकेले रह के ये पागल हो गया, और सूजन के आने के 1 साल बाद ही ये लोग रिस्क्यू किए जाएंगे, जबकि रोबिन्सन क्रूसो की स्टोरी में क्रूसो 28 साल तक आइलैंड पे रहता है, स्टेबल, ओके, इन हाई स्पिरिट्स, मोटिवेशनल, और उसके बाद जाता है अपने कंट्री वापस, अपना पूरा सिस्टम एस्टैब्लिश करता है, मैरिज कराता है, उसके 3 बच्चे हैं टोटल, और फिर वो इसी आइलैंड पे दोबारा रहने आता है अपने एक्सपीरियंस को रीलिव करने के लिए. और दूसरे टाइम उसके पास वो नहीं होता, फ्राइडे नहीं होता. क्यों? क्योंकि जाता जाता जाने से पहले वो फ्राइडे को बेच के जाता है. लेकिन इस स्टोरी में देखना अब क्या होता. सूजन तो सूजन को लगता है कि फ्राइडे तो पागल हो रहा है. शी ऑल्सो लर्न्स वाई फ्राइडे नेवर स्पीक्स. अब उसको पता चल गया कि फ्राइडे कैसे कभी नहीं बोलता. ही वॉज अ स्लेव हुज ओनर्स कट आउट हिज टंग व्हेन ही वाज अ चाइल्ड. तो वो स्लेव है, और जब वो छोटा ही था, बचपन में ही उसके जो मालिक थे उन्होंने उसकी जुबान काट दी थी. Over the next few months, the three survive amicably. तो बड़े फ्रेंडली तरीके से ये तीनों रहते हैं. Though Susan is maddened by the fact that neither Crusoe or Friday seems to have any desire to leave the island. उसको बड़ी खिंच चढ़ रही है उन दोनों को देख के कि ये यहाँ से जाना ही नहीं चाहते. Susan, also frustrated by pointless tasks Crusoe busies himself with. और बड़ा उसको गुस्सा आता है कि क्या बेकार से कामों में अपने आप को बिजी रखता है ये. लाइक बिल्डिंग टेरेस बनाता रहता है, इवन दो देयर इज नथिंग टू प्लांट. इस क्रूसो के पास कुछ नहीं है. इस क्रूसो को इसके काम इसको लगते हैं ये बेकार, क्योंकि ये यहाँ पे नई करेक्टर है, एक फीमेल पर्सपेक्टिव डाल दिया उसमें. ये भी कहीं ना कहीं एक सटायर है कि अगर कोई एडवेंचर करना है तो उस सेंचुरी में सिर्फ यही करते थे अपने
मेल्स ही। तो ये भी एक है कि व्हाई नॉट अ फीमेल, वो क्यों नहीं एडवेंचर कर सकती, वो क्यों नहीं आइलैंड पे जा सकती। तो इस वजह से भी एक फीमेल कैरेक्टर ऐड की है। सो इसके पास कुछ है नहीं है उगाने के लिए, लेकिन फिर भी ये ऐसे टेरेस से बनाता रहता है। वन नाइट क्रूसो मेक्स अ हाफ हार्टेड sexual advance towards Susan. At first, she is repulsed, reminded of the trauma she experienced on the ship. Later, she tells Crusoe that he can be with her. Crusoe never makes another pass at Susan, and Susan doesn't press the issue. Meanwhile, Crusoe suffers from recurring fevers. तो अब क्या हो रहा है, काफी मंथ्स बीत गए हैं और ऑलमोस्ट 1 साल के बाद ये रेस्क्यू कर ले जाएंगे, जैसे सूजन के आने के बाद। तो उसको फीवर हो रहे हैं और बार बार फीवर हो रहे हैं क्रूसो को, जो उसकी बॉडी को वीक भी बहुत कर रहे हैं। About a year passes on a ship finally comes to their rescue. तो 1 साल बीत जाता है, a ship finally comes to their rescue. उनकी रेस्क्यू के लिए एक शिप आता है। At the advice of the captain, Susan pretends to be Crusoe's wife and Friday their slave. तो शिप का कैप्टन कहता है कि इसकी वाइफ बन के तू मतलब रहो, है ना, अगर कोई इंक्वायरी होती है, कोई पूछ लेता है तो तू इसकी वाइफ है, दोनों वाइट और ये तुम लोगों का स्लेव है। Before the ship reaches England, Crusoe's fever worsens and he dies in a fit of depression. क्यों डिप्रेशन? मोर्निंग हिज आइलैंड होम। तो जो उसने वहां पे घर बनाया था, उसकी अटैचमेंट हो गई थी, वो वहां से जाना ही नहीं चाहता था। तो जब रेस्क्यू कर लिया जाता है, फीवर ऑलरेडी है, इसी डिप्रेशन में वो दम तोड़ देता है। He leaves the ghost on the sea. Back in London, Susan contacts the famous writer Daniel Foe. तो यहाँ आया हमारा पुराना राइटर और उसके नाम के ऊपर भी पन है। डेनियल डी फो की बजाय उसको सिर्फ फो बोला गया है, और फो का मतलब एनिमी। ये राइटिंग का एनिमी है, सच्चाई का एनिमी है। So she contacts him for help in writing her story, but the two sharply disagree over what to include in the book. Susan believes the story should focus on how she, Crusoe and Friday survived on the island. तो वो कहती ये बताओ, ये रियल एडवेंचर होगा कि हम तीनों ने वहां सरवाइव कैसे किया। Four thinks readers would be bored. उसको लगा कौन पढ़ने वाला है ये कोई पुराने वाले रीडर थोड़ा ना जो ये एडवेंचर देख के खुश होंगे। आजकल तो लोगों के पास और ही बड़ी एंटरटेनमेंट की चीजें हैं, व्हाई वुड दे रीड इट। तो he insists Susan to tell him more about her time in Bahia. तो कहता बाहिया में जो तेरा टाइम था ना, वो बता वहां क्या किया तूने। बट शी रिफ्यूजेस। One day, Susan arrives at Foe's house to find that he has abandoned it to avoid creditors. तो एक दिन वो उसके घर जाती है और उसको पता चलता है कि भाई वो तो यहाँ से भाग गया। भाग क्यों गया? क्योंकि उसके बड़े सारे कर्ज देने हैं उसने, क्रेडिटर्स आ रहे हैं। Susan and Friday move into Foe's house, grow their own food in his garden and sell off many of his belongings. अब ये दोनों क्या करते हैं, उसके घर पे चले जाते हैं, रहते हैं, उसी की चीजें बेच के सरवाइव करते हैं और उसी का गार्डन में खाना उगाते हैं। Over time, Susan begins to feel a great deal of empathy for Friday, who she later learns was also castrated by slaves. उसके जो slavers थे, not slaves, उसके जो slavers थे, जो उसके colonizer masters थे, so it is not only his tongue that is cut, even his organ was cut. Hoping to send Friday back to his home in Africa, Susan travels with him by foot from London to the port town of Bristol, sleeping in barns and living like gypsies. तो जैसे जिप्सीज होते हैं ना, ऐसे बेचारे वैगाबॉन्ड से, जिनका कोई घर नहीं बार नहीं, वैसे दोनों टपरीवासी टाइप या इधर उधर घूमने वाले बेघर से, तो ऐसे दोनों घूम रहे हैं जिप्सीज की तरह। और वो वाइट होके भी उसके साथ है। क्यों? क्योंकि उसको लगता है कि फ्राइडे को अपने घर जाना चाहिए, ये क्यों यहाँ सफर करे, ये वापस पहुंचे। तो उसको वापस भेजने के चक्कर में वो उसके साथ पैदल चलती है इतना। बाय द टाइम दे रीच ब्रिस्टल, दे आर फिल्थी एंड हैगर्ड, बहुत गंदे लग रहे हैं दोनों।
पैदल चल के गए हैं. Susan realizes her plan is deeply flawed and that Friday will just be sold back in slavery if he is found on the ship. तो पहले तो उसको छोड़ने ही जाती है, बट एकदम से मन बदल लेती है कि नहीं, अगर इसको ये चढ़ गया शिप पे तो ये तो दोबारा बेच दिया जाएगा स्लेव की तरह, क्योंकि वो है ही ब्लैक है. तो यहाँ पे वो व्हाइट एंड ब्लैक का डिफरेंस, जैसा फर्स्ट ईयर में पढ़ा था मार्टिन लूथर किंग जूनियर का आई हैव अ ड्रीम, कि ब्लैक्स के साथ क्या क्या होता है, वो सेम सारी चीजें यहाँ पे इंटरप्रेट की जा सकती हैं. कि जो व्हाइट्स हैं वो खुले आजाद पंछी, I know why a caged bird sings by Maya Angelou, कि जो फ्री हैं वो वाइट हैं, जो बंधे हुए हैं वो ब्लैक हैं, और उनको अपनी मर्जी से मूव करना भी अलाउड नहीं है. कितने फंसे हुए फील करते हैं वो. सो बैक इन लंदन, वो नहीं छोड़ के आती, उसको वापस ले आती है लंदन, फिर वापस आते हैं उतने ही चल के. Susan reconnects with Fo who has returned home. तो अब जब वापस आती है तो देखती है कि फो भी वापस आ गया और उसके साथ कनेक्ट करती है. He continues to badger her about her time in Bahia, believing that scandalous tale of her ruined womanhood will delight readers. तो सोच कि उसका जो womanhood है कैसे वो डिस्ट्रॉय हुआ, कैसे उसकी इंसल्ट हुई, वो जॉल्ट हुई, उसको मोलेस्ट किया गया. कहता ये वाली सारी चीजें लोगों को पढ़नी अच्छी लगेंगी, तो वो बता. Again, Susan refuses to tell the story, reiterating her position that the story should be about the island and more specifically Friday's experience. तो कहती है सिर्फ स्टोरी होएगी आइलैंड की, और वहां पे भी इसकी फ्राइडे के एक्सपीरियंस. बट वो स्टोरीज को ऐसे करता है ना, चेंज करता है अल्टीमेटली, ऐसे करता है जैसे मतलब कुछ तो थोड़ी और कुछ ऐसी कि वो बियॉन्ड रिकग्निशन हो जाती हैं. ऐसे भी नहीं पता चलता कि ओरिजिनली हुआ है कि नहीं हुआ, इतनी स्टोरी चेंज करता है. और इसको बार बार कहता है कि स्टोरी जो बताएगी वो मैं ज्यादा चेंज कर दूंगा, मुझे सिर्फ ये एक्सपीरियंस बता, ये मैं एज इट इज लिख दूंगा. क्योंकि उसको भी पता हाउ डिफिकल्ट इट इज टू सर्वाइव in the world alone. So she feels a strong responsibility to tell the story of Friday because he has no voice to tell it himself. तो उसके पास आवाज ही नहीं है वो स्टोरी बताने के लिए, कोई आवाज नहीं है, और इसलिए वो कहती है एक उसको लगता है स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मुझे हेल्प करना. Four suggests teaching Friday to write, and but when given a slate and a piece of chalk, Friday simply covers it with O's. That night, Susan and Fo, they have physical relations. The book ends with a dream-like passage visiting events from the first chapter. तो इस बुक का, इस नॉवल का कोई ऐसे खास डिटर्मिन्ड एंड नहीं है, बिल्कुल ड्रीम लाइक सिचुएशन में ये खत्म हो जाती है. जैसे आपने सेकंड सेमेस्टर में वो पढ़ा है वेटिंग फॉर गोदो, कि कोई आज सच पूरा एंड नहीं है, ड्रीम लाइक सिचुएशन है, ये नहीं उनको पता जाग रहे हैं कि सो रहे हैं. तो इस नॉवल का एंड भी ऐसे एक ड्रीम लाइक सिचुएशन सी में हो जाता है, ड्रीम लाइक पैसेज में. रिविजिटिंग इवेंट्स फ्रॉम द फर्स्ट चैप्टर, जो फर्स्ट चैप्टर में हुआ है ना सारा, वो दोबारा से दिखने लगता है, इनको सामने आता है. rather than swim to the shore of the island. अब सूजन के दिमाग में वही वाले ख्याल दोबारा आ रहे हैं कि कैसे उसको, जैसे फर्स्ट चैप्टर में था, उसको आइलैंड दिखा और उसने सोचा कि मैं तैर के यहाँ तक पहुंच जाऊं. उसी सिचुएशन में वो दोबारा है, सोच रही है, एक ड्रीम लाइक सी सिचुएशन है. अब ये नहीं पता वो जागते हुए सोच रही है या सच्ची सपना है. तो सूजन आइलैंड देखती है. सूजन प्लम्स टू द बॉटम ऑफ द सी वेयर शी फाइंड्स अ शिप, wrecked ship. तो सूजन तैर के आइलैंड की तरफ जाने के बजाय उसी पानी में नीचे उतरती है और देखती है कि बॉटम पे एक wrecked ship पड़ा है, एक टूटा हुआ शिप पड़ा है. Next to the ship's stern, Friday's body is lodged in the sand and covered in chains. और वहीं उसको पानी में क्या दिखता है, उसको समंदर के नीचे wrecked ship के साथ फ्राइडे की बॉडी दिखती है. उसको वहां फ्राइडे पड़ा हुआ दिखता है, रेत में फंसा हुआ, और उसके ऊपर चेन्स है, उसको जकड़ा हुआ है.
Susan opens his mouth and he finally speaks. तो जो पूरे नॉवल में नहीं हो रहा वो उसके स्ट्रीम लाइक सीक्वेंस में हो रहा है. वो उसका मुंह खोलती है और वो बोलता है, emitting a stream of water. और उसके मुंह से बहता है, पानी की एक स्ट्रीम बहती है. Soft and cold, dark and unending, it beats against my eyelids, against the skin of my face. And these are the last lines जहां वो कहती है, वो बोलता है, वो बोलता है, पानी निकलता है, emitting a stream of water. और ये वाला जो water है नीचे, ये कैसा है? Soft and cold, dark and unending, it beats against my eyelids, against my skin of my face. तो this is how the novel ends. और एक बहुत important बात यहाँ पे जो राइटर ने कही है, that is, Foe is a powerful and philosophical tale about how stories are told and who has the privilege of telling them. तो बेसिकली यहाँ पे बताया गया है. So this novel tells us a powerful truth that how the stories are told, stories कैसे बताई जाती हैं और किसके पास privilege है उनको बताने की और क्या बताया जाता है. So whenever it comes to that what is to be told to the world, people always think that what is that is going to be sold in the world. तो जो बिकेगा उसी हिसाब से लिखा जाएगा. Nobody bothers about telling the truth. Susan Barton चाह रही है to be voice of the Friday नहीं sorry, to be voice of the slave or Friday, because he doesn't have his own tongue, he cannot speak, he cannot tell to the world what has happened to him. तो वो चाहती है कि वो बताए. और एक ये भी है कि ये अपनी डॉटर को ढूंढने गई है, बट इन द एंड अ गर्ल अपीयर्स हु क्लेम्स टू बी हर डॉटर. तो वहां पे फिर एक क्वेश्चन मार्क. मेनी क्रिटिक्स हैव इंटरप्रेटेड इट डिफरेंटली कि अगर वो किडनैप हो गई थी और ये उसको ढूंढने गई है, इसको वो मिली नहीं, वो वापस कैसे पहुंच गई, उसके साथ क्या हुआ, क्या एडवेंचर्स हैं, या अगर वो किडनैप कभी हुई ही नहीं तो व्हाई डिड शी लाई. ये उसको किडनैप का गलत बहाना सा बना के कहाँ घूमने गई है, राइट. सो दैट इज व्हाई इट इज एंडिंग इन अ ड्रीम लाइक सीक्वेंस. एक ड्रीम लाइक सिचुएशन में ये जो आपका नॉवल है वो एंड हो रहा है, वेयर इन वी आर टोल्ड सिंपली कि कैसे वो एक सपना सा देख रही है और नॉवल जो है वो खत्म हो जाता है. सो आई थिंक दिस वुड बी हेल्पफुल in learning the answer and preparing your answers. So this is the whole summary, and I hope this would make the novel easy to understand.